पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा जो आने वाले दिनों में संपन्न होनी है, उसके लिए सभी हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, उनका परिश्रम फलीभूत हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। उसी श्रृंखला की कड़ी में हम अपने प्रिय छात्र छात्राओं के सहयोग में उनके अनुरोध पर अनुप्रयुक्त रसायन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए हैं। समय के अभाव में अन्यत्र चर्चा न करते हुए आइए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनुप्रयुक्त रसायन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जल है। जल के बारे में सामान्य सी बातें आप सभी लोगों की जानकारी में है, ऐसा आप लोगों से अपेक्षित है। जल ठीक उसी प्रकार हम सभी जीव जंतुओं के लिए और पादप प्रजातियों के लिए भी कह सकते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन जरूरी है। तो जल भी एक तरह से हम सभी जीव जंतुओं के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं हम मानवों के लिए, एक प्राण तत्व ही है। जल के बारे में बहुत सी सामान्य सी बातें हैं जो यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएंगी, क्योंकि परीक्षा की तारीख निकट है और उसी संदर्भ में इस लेक्चर को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हम सभी लोगों को पता है कि जो जल है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बनता है, जिसको हम H2O कहते हैं। मीन्स हाइड्रोजन के 2 परमाणु जैसे H2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु O, इनसे मिल करके जल का 1 परमाणु बनेगा H2O, जो कि रासायनिक रूप में लिखा जाता है 2। यहाँ ये सिंबल बताता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। जल शब्द जब हम सुनते हैं या बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले उसके द्रव अवस्था का ही मानचित्र बनता है। हालांकि जल एक ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है जो बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में और भाप या जलवाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में भी इस धरातल पर या पृथ्वी पर हमारे या ब्रह्मांड में पाया जाता है। अब पृथ्वी के लगभग 70% भाग, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पृथ्वी है हम सभी जानते हैं वह महाद्वीपों और महासागरों से बनी हुई है, अर्थात कॉन्टिनेंट और ओशंस हमारी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। और ये जो हमारे महाद्वीप हैं ये एक तरह से स्थलखंड हैं, जैसे अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप और भी महाद्वीप हैं, जिनमें यूरोप महाद्वीप भी कह सकते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। इसी प्रकार से महासागरों में प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं इंग्लिश में, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इस प्रकार से इन महासागरों और नदियों में भी विशाल जल राशि है। तो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए
तो ओवरऑल पृथ्वी पर स्थलों की अपेक्षा या यूं कहे स्थल खंडों की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। लगभग 70% भाग जल इस पृथ्वी पर विद्यमान है और संपूर्ण जल का लगभग 97.2 हिस्सा 97.2% खारा है। दैट मीन्स उसमें साल्ट है जो सागर और महासागर के रूप में उपलब्ध है। मात्र 3% जल ही हमारे पीने योग्य है और उन 3% जल में भी जो ताज़ा पानी का जल का 69% वो हमारे ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स का मतलब बर्फ की जो चट्टानें हैं या पर्वतों पर बर्फ की टोपियों के रूप में यह जल विद्यमान है। सतही जल की मात्रा बहुत ही कम लगभग 0.3% है और जिनमें 87% झीलों के रूप में और नदियों के रूप में होता है। जल का अगर क्वथनांक की बात करें तो वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक माना जाता है। जल के अणुओं के मध्य होने वाली जो अंतःक्रिया है, इंट्रैक्शन है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, वीक होता है, जिसके कारण इसका जो पृष्ठ तनाव है, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन, वो काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए देखा होगा कि बड़े बड़े जलयान महासागरों पर तैरते हुए नजर आते हैं। इसका कारण जल का अधिक पृष्ठ तनाव ही है। 18वीं शताब्दी के लोग जल को तत्व के रूप में ही जानते थे, जैसा कि अभी हमने बताया, लेकिन 1781 में पहली बार हेनरी कैवेंडिश नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये प्रूफ किया, सिद्ध किया कि जल तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, बल्कि यह एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर के बना है। यह उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि जल तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो हमारी परीक्षा उपयोगी हैं। सबसे पहले जल का वर्गीकरण। जो प्राकृतिक जल है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स जो प्राकृतिक जल है उसको साबुन के साथ उसकी क्रिया के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात किसी भी जल को जब हम साबुन के साथ मिलाते हैं, मीन्स जल को साबुन के साथ मिलाते हैं, हम सभी जानते हैं जल का उपयोग हम स्नान करने के लिए करते हैं और वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए या कहीं कपड़े धुलने के लिए भी करते हैं। मीन्स वॉशिंग और बाथिंग दोनों में हम जल का प्रयोग करते हैं और इन दोनों में ही साबुन का उपयोग किया जाता है। तो साबुन का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्नान करना स्टार्ट करते हैं या कपड़े धुलते हैं तो साबुन जल के साथ मिल करके झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन कुछ जल ऐसे भी होते हैं जब हम साबुन में वहाँ कपड़े धुलते हैं या स्नान करते हैं तो साबुन झाग बहुत देरी से देता है। वास्तव में साबुन के साथ जल की झाग देने की मात्रा के आधार पर ही हम प्राकृतिक जल का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक जल को साबुन के साथ उसकी क्रिया के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मृदु या नरम जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं और दूसरा होगा कठोर जल या हार्ड वाटर। अब देखिए क्या अंतर है। वह जल जिसमें साबुन मिलाने पर आसानी से अधिक मात्रा में झाग बन जाते हैं मृदु जल कहलाता है। यह पीने योग्य होता है तथा कपड़ों की धुलाई में भी उपयोगी होता है। यह सबसे उपयुक्त जल माना गया है और जब यह साबुन के साथ मिलकर झाग उत्पन्न करता है तो इसका अर्थ ये हुआ साबुन कम मात्रा में खर्च होगा और ये
आर्थिक रूप से भी बेहतर होगा। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण की मात्रा लगभग नगण्य होती है, या यूँ कहें बहुत ही कम मात्रा में घुली होती है। आगे चल के हम देखेंगे ये जो मामूली सी जो है कैल्शियम मैग्नीशियम की लवण की मात्रा, इनको साधारण हम गर्म करके भी दूर कर सकते हैं और इसका कोई बहुत बड़ा बैड इफेक्ट साबुन के साथ क्रिया करने में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा बिल्कुल नगण्य मतलब नेग्लिजिबल है। जबकि कठोर जल क्या होता है, जिसे हार्ड वाटर इंग्लिश में बोलेंगे, वह जल जिसमें ढेर सारा साबुन मिलाने पर भी आसानी से झाग नहीं बनते हैं या बहुत कम मात्रा में झाग बनते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं। किसके? ये दो वर्ड याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। कठोर जल पीने या नहाने से स्वास्थ्य पर कुछ विशेष हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है, परंतु यदि जल की कठोरता अधिक हो, और जल की कठोरता अधिक कब होगी? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में मिले होंगे। तो नहाने पर त्वचा, जो हमारी स्किन है, और जो बाल हैं, हेयर हैं, वो क्या होंगे? ड्राई हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही कठोर जल से नहाने या कपड़े धुलने पर अधिक मात्रा में साबुन भी खर्च होता है, तो इकोनॉमिकली भी ये क्या है? उचित नहीं है। तो उम्मीद है कि मृदु जल और कठोर जल में यह सामान्य सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि यह वास्तव में साबुन के साथ झाग देने की क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। यदि मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण अधिक मात्रा में जल में घुले होंगे या यूं कहीं अशुद्धियों के रूप में होंगे, तो वही हमारा कठोरता को जल की बढ़ाता जाएगा और वह जल कठोर जल कहलाएगा, जिसको आसानी से हम दूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रक्रमों को अपनाया जाता है। उसके पश्चात कठोर जल उपयोग में लाया जाता है, जो कि बहुत ही खर्चीला होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं सामान्य जो अंतर है इन दोनों में क्या है, एक टेबल की सहायता से। सामने आपको एक टेबल दिख रही होगी। मृदु नरम जल, मृदु या नरम एक ही शब्द है। जल और कठोर जल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब देखिए, इसको हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट 6 डिफरेंस बता रखे हैं यहाँ। जैसे जो मृदु जल होता है, जो सामान्य हम घरों में यूज करते हैं, ये पीने में स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। जबकि कठोर जल क्या होता है, चूंकि इसमें अब पहले से पता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, अर्थात ये हमारा खारा होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। गर्म करने पर मृदु नरम जल में परत नहीं बनती है, जबकि कठोर जल को जब गर्म करते हैं तो इसकी सतह पर एक परत बन जाती है। ठीक है। साबुन मिलाने पर मृदु जल अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, जबकि कठोर जल साबुन मिलाने पर कठिनाई से झाग देता है और कम भी झाग देता है। मृदु जल में जब हम भोजन पकाते हैं तो आसानी से पक जाता है और स्वादिष्ट भी होता है, जबकि कठोर जल के साथ जब हम भोजन बनाते हैं तो वह लवणों की उपस्थिति के कारण आसानी से बन नहीं पाता है और उसका स्वाद भी उत्तम नहीं होता है। जो मृदु जल है वह पीने के लिए उत्तम होता है, जबकि कठोर जल पीने के लिए उत्तम नहीं होता है। मृदु जल में सामान्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण नहीं ही घुले होते हैं, या घुले भी होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में घुले होते हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं। तो यहाँ आपको यह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मृदु जल और कठोर जल साबुन के साथ झाग देने की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, और पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का है। ठीक है। तो आइए इसके आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए
आपको टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी लोग कमेंट में अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें, जिससे कि ये पता चले कि कितने लोग इस वीडियो का, इस लेक्चर का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जल की कठोरता का कारण। तो जल की कठोरता का कारण, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यदि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर इन दोनों के लवण घुले होते हैं तो उसे कठोर जल कहते हैं। मीन्स जल की कठोरता का कारण ही ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं जो इसमें घुले हुए हैं। अच्छा, इन लवणों की मात्रा के आधार पर ही जल की कठोरता का निर्धारण किया जाता है। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया कि लवणों की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी वह उतना ज़्यादा कठोर होंगे और साबुन के साथ झाग नहीं देंगे या बहुत ही अल्प मात्रा में देंगे। इस कठोरता को मापने के लिए सामान्यतः TDS ये देखिए लिखा हुआ है TDS अर्थात टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो साल्ट है या कहे लवण हैं वो सॉलिड्स के रूप में उपस्थित होते हैं जल में, इसीलिए इसको नापने के लिए TDS का प्रयोग किया जाता है। किसी जल का TDS जितना अधिक होगा उसकी कठोरता उतनी ही अधिक होती है। जल की कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट वर्ड बिल्कुल याद रखिए, सल्फेट एवं क्लोराइड हैं। ठीक है, अब देखिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक, तो यहाँ देखिए कैल्शियम के हैं, कैल्शियम, कैल्शियम और कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। इनका फॉर्मूला भी दे रखा CaSO4, याद करना बहुत आसान है। कैल्शियम को CaCl2 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, अब जब मैग्नीशियम के सल्फेट होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो MgCl2 हो जाएगा, केवल Ca की जगह Mg आ जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में MgHCO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये 6 जो लवण हैं जिनके कारण जल की कठोरता बढ़ती है या जल कठोर होता है, ये 6 के 6 आप लोगों को याद हो गए होंगे और इनको आप अपनी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माने। अगली स्लाइड में देखते हैं कि इन लवणों के आधार पर जल की कठोरता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मृदु जल और कठोर जल हुआ। अब इन लवणों की मात्रा के आधार पर, या यूं कहिए जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, यह भी इन लवणों के आधार पर ही मापते हैं। पहला है अस्थाई या टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थाई कठोरता या टेम्परेरी हार्डनेस। वास्तव में जो अस्थाई हार्डनेस होती है या अस्थाई कठोरता होती है उसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के या फिर इन दोनों के बाइकार्बोनेट्स खुले होते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 बताए थे, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो जब केवल बाइकार्बोनेट इनके घुले होते हैं, इसका मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण उत्पन्न होने वाली कठोरता को अस्थाई या टेम्परेरी कठोरता कहते हैं। अच्छा, अस्थाई कठोरता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आसानी से हम उबाल कर दूर कर सकते हैं। अगर किसी जल की कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की लवणता को दूर करने के लिए उस जल को उबाल लेंगे और उसकी यह कठोरता दूर हो जाएगी और वह जल हमारे मृद जल की भांति कार्य
करेगा, या यूँ कहिए मृदु जल की भांति उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यही कठोरता हमारी कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण हो, तो ऐसे लवण जब जल में घुले होंगे तो इसके कारण जो उत्पन्न कठोरता होती है वह स्थायी कठोरता होती है। अर्थात इस कठोरता को आसानी से उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने यहाँ कठोरता को भी दो वर्गों में बांट करके देखा, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले होते हैं, जिन्हें आसानी से हम उबाल करके जल की यह कठोरता दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले हुए हैं तो ऐसी कठोरता को सामान्य जल को उबालकर दूर नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मृदु तथा कठोर जल के साथ साबुन की क्रिया, जो कि साबुन के आधार पर ही इनकी कठोरता को क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं, वास्तव में जो साबुन होते हैं ये उच्च श्रृंखला के वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण। ये देखिए, पोटेशियम और सोडियम लवण। ठीक, इन वसा अम्लों में आप कह सकते स्टीयरिक है अम्ल है या पॉमेटिक अम्ल है आदि, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कह सकते हैं, इनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होते हैं इनके पोटेशियम या सोडियम लवण होते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH और तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। चूंकि जो मृदु जल होता है, मृदु जल जो होता है वो वास्तव में ये वसाओं के तनु NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH और KOH का अपघटन होता है। ठीक है, चूंकि मृदु जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए साबुन मृदु जल अर्थात नरम जल से अधिक झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे मृदु जल में साबुन कम खर्च होता है। जबकि साबुन का प्रयोग जब कठोर जल में किया जाता है तो इस कठोर जल में घुले हुए कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जो है वो साबुन के साथ क्रिया करने लगते हैं, जिस कारण साबुन कम झाग बनाता है और अधिक मात्रा में खर्च होता है। अब इनके बीच में क्या रासायनिक अपक्रिया होती है ये अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखिए, जो ये दे रखा है हमारा पोर्शन 2C17H35 मीन्स ये वाला, ये हमारा साबुन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये जो है कैल्शियम सल्फेट है जो कठोर जल में लवण उपस्थित है। जब इसका रिएक्ट होता है तो कैल्शियम स्टेराइड बन जाता है। यहाँ देखिए, कैल्शियम स्टेराइड बन गया और सोडियम सल्फेट अलग बन जाता है। इसी कारण से साबुन कठोर जल के साथ मिक्स होकर के बहुत ही कम झाग उत्पन्न करता है। यही अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ देखें, ये साबुन है हमारा, और जैसे ही यह मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलता है जो कि भारी जल में उपस्थित होता है, तो यह मैग्नीशियम स्टेराइड बना लेता है और आसानी से झाग नहीं देता है और सोडियम सल्फेट अलग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल के विषय में कठोर जल और जो मृदु जल है इसमें अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में
आप सभी लोग आज का यह लेक्चर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये परीक्षा उपयोगी जो लेक्चर है ये आपकी परीक्षा में आपके अंकों को बढ़ाने में ज़रूर मददगार होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से विदा लेते हैं। खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए और अच्छे मार्क्स ला करके अपने अध्यापकों और अपने अभिभावकों को, माता पिता को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।